नमस्कार बच्चों, मैं मुक्की आपके समक्ष सिल्वर वेडिंग के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने सिल्वर वेडिंग की कहानी सुनी। इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? प्यारे बच्चों, भाषा बहता नीर है जिसे बांधा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक आपको उत्तर बताएगा वो ही 100% सच होगा, ऐसा नहीं है। आपकी हर बच्चे की अपनी स्टाइल है, अपनी शैली है, अपनी शब्दावली है। तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगी आपको कि किस तरह से आपको उत्तर लिखना है। देखिए, पिछले साल तक तो इस पुस्तक से 4-4 नंबर के प्रश्न आते थे, लेकिन इस वर्ष यानी 2020-21 में जो पेपर आएगा उसमें 3 नंबर के और 2 नंबर के कर दिए इस पुस्तक से। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयार करने हैं, 3 नंबर के हिसाब से और 2 नंबर के हिसाब से। तो पहला प्रश्न, इसमें देखिए 2 पार्ट होते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल गई, क्यों? और यशोधर बाबू नहीं ढले या असफल रहे, क्यों? यानी दोनों का 2 पैराग्राफ बना के उत्तर देंगे। 3 नंबर का आएगा तो 3 नंबर मिलेंगे पक्के, 2 नंबर का आ गया तो 100% 2 नंबर मिलेंगे। तो यशोधर बाबू की पत्नी के समय के साथ ढलने के कारणों में पहले हेडिंग बनाएंगे, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो हेडिंग में आ जाएगा जैसे मातृ सुलभ मजबूरी, कि माँ की एक मजबूरी होती है, बच्चों के साथ बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती है, या बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा माँ करती है ताकि उसके बच्चे खुश रहें। जो भी आप डिटेल लिख सकते हो आप अपने शब्दों में लिखिएगा। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, लेकिन मातृसुलभ मजबूरी। दूसरा बिंदु होगा इसका आज़ादी का अनुभव, कि यशोधर बाबू की पत्नी जब संयुक्त परिवार में रहती थी तो उसने बहुत सारे कष्ट झेले थे। वहाँ वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं रह पाई थी, इसलिए अब वो आज़ादी से रहना चाहती थी। और जो भी आप चैप्टर से लिख सकते हो। तो ये 2 पॉइंट इसके बन गए, यानी आधा प्रश्न हमारा हल हो गया। अब चाहे आधा 1.5 मार्क्स का हो, चाहे 1 नंबर का हो, पूरा मिलेगा इसमें। अब यशोधर बाबू असफल क्यों रहते हैं, इसका कारण, इसके फिर वही बिंदु बनाएंगे और उसको फिर डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला बिंदु हो सकता है इसका सिद्धांतवादी या परंपरावादी या भारतीय संस्कृति के पोषक। ठीक है, कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को ज्यादा महत्व देते थे वगैरह वगैरह। और दूसरा बिंदु बन जाएगा इसका पाश्चात्य संस्कृति के वो विरोधी थे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं? प्यारे बच्चों, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और इसमें अर्थ छवियां आपको तो कम से कम 3 तो आपको बतानी है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आता है तो 3 तो बताएंगे, उससे ज्यादा आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा। तो 3 में देखिए, पहला तो इसका हो सकता है कि मुझे पता नहीं भाई क्या हुआ था, जो हुआ होगा, यानी स्थिति का पता नहीं है। दूसरा बिंदु हो सकता है कि यशोधर बाबू जब रिटायर हो गए थे और गांव चले गए थे तो उनको किसी ने भी अपने यहाँ शरण नहीं दी, वो अकेले थे, उन्होंने शादी भी नहीं की, उनके बाल बच्चे भी नहीं थे, तो अकेलापन उन्हें खटने लगा होगा, या फिर उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई होगी, इसलिए भी कह सकते हैं कि जो हुआ होगा। तीसरा बिंदु इसका बता सकते हैं सामाजिक मानसिकता, क्योंकि ये उसी संदर्भ में कहा है जब यशोधर बाबू ने किशन दा के किसी भाई ब्रादर से पूछा था कि उनकी मौत कैसे हुई, तभी ये वाक्यांश उन्होंने बोला था कि जो हुआ होगा। तो इससे समाज की मानसिकता पता चलती है कि जो लोग शादी नहीं करते हैं, इस तरह के लोगों पर समाज भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है, समाज के लिए इन लोगों को उपयोगी नहीं मानते हैं, इसलिए इनकी कद्र नहीं करते हैं। और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? किसका? समहाउ इम्प्रॉपर जो शब्द है, इस पे ध्यान दीजिएगा। समहाउ इम्प्रॉपर मैंने बताया था कि कुछ ठीक नहीं है, यानी असमंजस की स्थिति होना,
और इसको बार बार यशोधर बाबू पूरी कहानी में बोलते हैं शुरू से एंड तक। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, उससे क्या इसका रिलेशन है, और कहानी की जो घटना है, जो कहानी का कथ्य है, विषय वस्तु है, उसका इस वाक्यांश से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय पहले तो हम यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सोचेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनके मन में द्वंद्व चलता था, बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, बदलते मूल्य और आधुनिक परिवेश उनको पसंद नहीं था। साथ ही वो चाहते थे कि उनके मन में द्वंद्व था कि कभी कभी वो नए को अपनाना भी चाहते थे, लेकिन पुराना छोड़ नहीं पाते थे। पुराने को वो पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते थे। तो नया अट्रैक्ट भी करता था, लेकिन पुराने को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनको समहाउ इम्प्रॉपर हर चीज लगती थी जो नई होती थी। वो पुराने से क्योंकि मैच नहीं करती थी, पुराने से उसका रिलेशन नहीं होता था। जैसा कि कहानी का कथ्य है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग चूंकि भारतीय संस्कृति की चीज नहीं है, या हमारी संस्कृति में पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये बात ही उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगी। और पूरी कहानी का कथ्य है वो चूंकि आधुनिकता से थोड़ा सा प्रभावित है, तो इसलिए हर जगह उनको समहाउ इम्प्रॉपर प्रतीत होता है। तो यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, इसलिए अचानक ही जब ऐसी स्थितियां वो देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास ही समहाउ इम्प्रॉपर निकल जाता है। अब इसमें और बढ़ाने के लिए यदि उत्तर और लंबा करना है तो क्या कह सकते हैं कि किन किन स्थितियों में, किन किन संदर्भों में उन्होंने समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग किया। तो उनके साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे, स्कूटर की सवारी को लेकर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग मनाना, डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, और केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। तो इस तरह से इसका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? ये आपको स्वयं करना है कि आपकी जीवन को दिशा देने में कोई शिक्षक की भूमिका हो सकती है, माता पिता की भूमिका हो सकती है, बड़े भाई बहन की भूमिका हो सकती है, चाचा ताऊ या कोई भी महान व्यक्तित्व जिसको आपने आदर्श बनाया हो उसकी भूमिका हो सकती है। और वो भूमिका कैसे है उसको भी विस्तार से आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? क्योंकि बच्चे इसमें एकल परिवार के पक्ष में हैं और यशोधर बाबू संयुक्त परिवार पसंद करते हैं। तो यहाँ परिवार की संरचना, तो संरचना में दो तरह के परिवार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो इनके संरचना और स्वरूप से जुड़े आपके अपने अनुभव आपको बताने हैं कि कहानी से वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं या कितना करते हैं। ओके। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे, कहेंगी और क्यों? तीन इसमें दी हैं, वैसे तो तीनों है, पर मूल सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण आप किस चीज को इस कहानी में मानते हैं? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। अब आप यहाँ आपको छूट है कि आप तीनों में से किसी भी एक को माने, लेकिन उसके पक्ष में आपको तर्क देने हैं कम से कम तीन। चूंकि मैंने कहा या तो 3 नंबर का या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हम तो 3 नंबर से ही तैयार करते हैं, तो 2 नंबर का आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य जब आप लोगे तो कहाँ कहाँ मानवीय मूल्यों की अवहेलना हुई है, वो 3 बिंदु, वो 3 उसके तर्क आपको इसमें देने हैं। पीढ़ी का अंतराल लेते हो तो यशोधर बाबू और उसके बीवी बच्चों से या उनके ऑफिस में जो भी पीढ़ी का अंतराल दिखाया गया है वहां से 3 उदाहरण आपको लिख देने हैं। या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आप दिखाते हो तो सिल्वर वेडिंग से ही दिखाना स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि शीर्षक से ही दिखाना स्टार्ट कर सकते हो, और पूरी कहानी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आपको मिलेगा। वहां से 3 उदाहरण आपको इसके सपोर्ट में, इसके समर्थन में, इसके पक्ष में आपको देने होंगे, तब आपका ये उत्तर कंप्लीट और एकदम अच्छा हो जाएगा। अब देखिए 7वां प्रश्न, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा नहीं लगने के भी कारण आपको
बताने हैं। ठीक है, तो अपने घर और आसपास, आस पड़ोस में, स्कूल में, घर में जो भी बदलाव ऐसे हैं जो बुजुर्ग जिनको अच्छा नहीं मानते हैं, वो बदलाव आपको लिखने हैं और उन्हें अच्छे क्यों नहीं लगते हैं इसके कारण आपको लिखने हैं। तो 2 पार्ट में इसके उत्तर को हम डिवाइड कर लेंगे। एक तो पहले में तो कि बदलाव ये हो रहे हैं 1 2 3 4 जितने भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद अच्छा नहीं लगने के कारण भी 1 2 3 4 में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। 3 कथन हैं, 3 कथन में से आप किसको सही मानते हैं, आपकी सोच किसके साथ मेल खाती है, पहले तो वो कथन आपको चुनना है और उसके समर्थन में आपको फिर तर्क भी देने हैं। जैसे पहला कथन है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य, दूसरी धारणा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। और अंतिम, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। अब यूं तो आपकी अपनी सोच होगी तो आप अपने अनुसार ही उत्तर इसमें से चूज करेंगे, चुनेंगे, लेकिन मेरी सोच इस बीच वाले से मेल खाती है क्योंकि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है। द्वंद्व कैसे है कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी कभी नया खींचता तो है पर पुराना वो छोड़ नहीं पाते। बेचारों की मजबूरी है, दिल के बुरे नहीं हैं, संस्कारों में कोई कमी नहीं है, पर बस यही उनके साथ समस्या है कि वो पुराने को छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए नए को पसंद भी करते हैं लेकिन उसको अपना नहीं पाते क्योंकि नया नहीं, पुराना नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। इस तरह के बुजुर्ग लोगों के साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उन्हें समझने की जरूरत होती है। ऐसा मैं मानती हूँ, आप अपने अनुसार उत्तर दीजिएगा। अब ये हो गए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इनमें परीक्षा की दृष्टि से पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां भी, ये भी महत्वपूर्ण है ना, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न है वो। ये छठा भी कई साल आया है परीक्षा में। ठीक है, अब ये तो मैंने इसके प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में आप क्या पसंद करेंगे, जूझ पाठ पढ़ना पसंद करेंगे या वापस हम आरोह की तरफ लौट चलें और आरोह से गद्य या पद्य के पाठ पढ़ें? आप जो पढ़ना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।